महाराष्ट्र चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे वाले विवाद का मीटर फिर ऊपर जाने लगा है। हफ्ते की शुरुआत में जब एक है तो सेफ है वाले नारे का ग्राफ ऊपर गया तो लगा कि अब तो यही नारा चलेगा। नारे पर अंदरूनी टकराव की चर्चा फिक्स हो गई है, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे वाला मसला फिर से सीन में लौट आया है। धुआंधार प्रचार के बीच महायुति के सहयोगी अजीत पवार तो पहले ही सवाल उठा रहे थे, अब बीजेपी के अंदर से भी इस पर मतभेद वाले सुर सुनाई दे रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे पर छोटे नेता नहीं बल्कि महाराष्ट्र बीजेपी के तमाम दिग्गज ही बट गए। तो चलिए पहले देख लेते हैं किनकी क्या राय है। अजीत पवार के बाद बीजेपी में मतभेद की शुरुआत पार्टी की महिला चेहरा पंकजा मुंडे ने की। उन्होंने कहा, एक नेता के काम इस धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति को अपना बनाना है, इसीलिए हमें महाराष्ट्र में इस तरह का कोई मुद्दा लाने की जरूरत नहीं। इसी साल फरवरी में कांग्रेस से बीजेपी में आए अशोक चौहान ने पंकजा मुंडे के बयान के बाद विरोध जताया। उन्होंने कहा कि यह नारा सही नहीं है, मुझे नहीं लगता कि लोग इसे पसंद करेंगे। व्यक्तिगत रूप से मैं इस नारे के पक्ष में नहीं हूं। बीच प्रचार जब पार्टी के अंदर सुर उठे तो डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस नारे का बचाव किया। उन्होंने कहा कि हमारे सहयोगी इस नारे का असल मतलब नहीं समझ पाए। अजीत पवार दशकों तक हिंदू विरोधी विचारधाराओं के साथ रहे, इसलिए उनको जनता का मूड समझने में वक्त लगेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी बचाव करते हुए इस नारे को नया विस्तार दिया। उन्होंने कहा कि हमें बटेंगे तो कटेंगे नारे का गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए, बल्कि आतंकवाद और देश के दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी में बटेंगे तो कटेंगे पर समर्थन और विरोध का स्कोर 50-50 है। वैसे फडणवीस ने अजीत पवार को नसीहत भी दी तो उन्होंने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। अजीत पवार ने कहा, सबका साथ सबका विकास का मतलब सभी का विकास है। बीजेपी के कई नेताओं ने नारे का विरोध किया। महाराष्ट्र में इस तरह के नारे की जगह नहीं। बटेंगे तो कटेंगे पर बयानों का ताजा एपिसोड आप सुनिए, फिर इसका सियासी समीकरण भी आपको बताएंगे। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिव फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। मैंने आपको बताया कि हमें ये कटेंगे बटेंगे पसंद नहीं है। जहाँ तक अजीत दादा का सवाल है, मुझे लगता है कि दशकों अजीत दादा ऐसे विचारों में रहे हैं कि जिन विचारों में सेक्युलरिज्म नाम का एक इस प्रकार का विचार है जो मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदू विरोधी है। इसलिए जनता का मिजाज और नेशनलिस्ट मिजाज समझने में थोड़ा समय उनको लगेगा। हमारा देश एक है, हम सब भारतीय हैं। हमारे देश में आतंकवादियों के खिलाफ और देश के दुश्मनों के खिलाफ हमने एक होना चाहिए। सबने जात पंथ धर्म भाषा भूलकर, ये उसका स्पिरिट है। लेकिन ये लोग उसका गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं, ऐसा अर्थ नहीं है। ये महाविकास आघाड़ी है, हम तीनों एक साथ है, हम एक है और आपसे ज्यादा सेफ है। सरकार हमारी बन रही है तो उनका कोई फायदा ही नहीं है। शिंदे और अजित पवार का काम हो गया, अभी अब निकाल देंगे उनको। ये कोई अधिकृत बयान बीजेपी से किसी का नहीं है। ये शायद बाहर से कोई बयान, झूठे बयान करवा रहा है। बीजेपी ने अपने आप को इससे डिस्टेंस किया है। भाजपा के कोई नेता ने ऐसा बयान नहीं किया है। हम बटेंगे तो हमारे पॉकेट कटेंगे, इसलिए हमें बटना नहीं है ताकि हम अपना पॉकेट कटने से बचा सकें। लोगों ने अपने अपनी दृष्टि से देखा, हमने इसको ऐसे देखा कि अगर हम भारतीय आपस में बटेंगे तो चीन वाले हम लोगों को काटेंगे, पाकिस्तान वाले हम लोगों को काटेंगे, हम लोगों को विदेशी ताकतें काटेंगे। बटेंगे तो कटेंगे का नारा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र की अपनी रैलियों में दिया। इसके पोस्टर भी लगे, लेकिन महायुति के सहयोगियों को यह चुभ गया। सवाल है, ऐसा क्यों हुआ? आखिर क्यों पार्टी के अंदर इस पर दो खेमे हो गए? इसके पीछे कहीं ना कहीं वोटों का जो गणित है वो समझना जरूरी है। महाराष्ट्र की कुल 11.24 करोड़ की आबादी में 1.5 करोड़ मुस्लिम है। मतलब आप ये समझ लीजिए करीब 10% के आसपास है। यहां की 288 विधानसभा सीटों में 38 ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 20% है। इनमें भी 9 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 40% से ज्यादा है। यानी सवाल 38 सीटों का है जो सरकार का समीकरण बनाने और बिगाड़ने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।
कुछ चुनावी सर्वे एजेंसियों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में वोटिंग का ट्रेंड बताता है कि मुस्लिम वोटों का झुकाव कांग्रेस और उसके साथ खड़े दलों की तरफ रहा। कांग्रेस का मुस्लिम वोट शेयर 33% से बढ़कर 38% हो गया, जबकि उसके सहयोगियों का मुस्लिम वोट शेयर 19% से बढ़कर 42% हो गया। अगर इसका औसत निकालें तो इंडिया गठबंधन का मुस्लिम वोट 28% बढ़ा है। वैसे भी कांग्रेस के बाद मुस्लिम वोटरों की पसंद एनसीपी है। मुस्लिम इस पार्टी को वोट देते रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो अजीत पवार से छिटक गए। शायद इसीलिए विधानसभा चुनाव में वो कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहते, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे का नारा कहीं ना कहीं एक समुदाय विशेष के खिलाफ जाता है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर टिकटों के वितरण की बात की जाए तो बीजेपी ने किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया है, लेकिन अजीत पवार ने 5 कैंडिडेट को टिकट दिया और कांग्रेस ने 9 को। लेकिन ओवैसी साहब, जिनकी अगली खबर हम आपको दिखा रहे हैं, उन्होंने 16 को टिकट दिया है, 16 मुस्लिम कैंडिडेट्स को। हमारी दूसरी खबर, चुनावी खबर जो है वो महाराष्ट्र से ही है। कल हमने आपको असदुद्दीन ओवैसी का महंगाई वाला राजनीतिक रेट कार्ड दिखाया था। आज आपको उनके ठेले वाला प्रचार दिखाते हैं, जिसका फोकस महंगाई पर है। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में वो अपने उम्मीदवार का प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान महंगाई पर लगातार सरकार को घेर रहे ओवैसी ठेलों पर सब्जी का भाव पूछते नजर आए। वो सब्जी मंडी गए, सब्जी वालों से बातचीत की। इस दौरान उनके समर्थकों का जोश काफी हाई था। ओवैसी की ठेले वाली ये पॉलिटिक्स बहुत वायरल। टमाटर कैसा किलो है? ये आलू कैसा किलो है? आलू 40 रुपये। दिनेश की पल्ली साहब ये 30 रुपये पाव से। 3 मिलाए तो 100 रुपये इसमें शो है। कद्दू कैसा किलो है? कद्दू 40 रुपये। 140 हो गया। फूलगोभी 60 रुपये। 60 रुपये किलो। 200 रुपये हो गया। तुरई भी 60 रुपये। और ये करेला 40 रुपये। हाँ 300 रुपये हो गया। मिर्ची। अरे बैगन बैगन साहब भी अच्छी है। गाजर 80 रुपये किलो था। 400। ये अदरक 40 की बहुत है, 70 की आधा किलो। यार ये 6-7 चीजें लिए तो 500 रुपये हो जा रहे। जी साहब। पूरे 1500 रुपये दे के बोला लड़ ली मैं। यही चुनाव है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप मैकडॉनल्ड्स पहुंच गए थे और यहां पर ओवैसी साहब सब्जी के ठेले पर।